अच्छा जी, आज इंटरनेशनल इक्वल पे डे, आपको पता था? बिल्कुल पता था। तो सवाल तो फिर वही हो जाता है ना कि क्या इक्वल पे हो रही है या नहीं हो रही। इस पे हमने बात करनी है। आज मसावी तनख्वाह से मुताल्लिक़ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सिनफी बुनियाद पर तनख्वाहों में फ़र्क को ख़त्म करना है। सिनफी बराबरी की लिस्ट में पाकिस्तान का दुनिया के बदतरीन ममालिक में शुमार होता है। 146 ममालिक में हमारा नंबर 142वां है, जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को तालीम, तरबियत और मुलाजमत तक महदूद रसाई हासिल है। रैंकिंग में इतना नीचे होने के बावजूद अगर वेज इक्वालिटी की बात करें तो इस रैंकिंग में पाकिस्तान 146 ममालिक में 71वें नंबर पर है, जो बज़ाहिर हौसला अफजा है। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क की इनफरादी कुव्वत में 15.5% ख़वातीन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे मेहनत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन की तनख्वाहों में फ़र्क पहले से कुछ कम तो हुआ है, लेकिन अब भी ये फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। समाजी कारकुन ज़हरा खान हमारे साथ हैं। हर साल हम इनसे बात करते हैं बिकॉज हमें एक अपडेट है कि एक्चुअली कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं है, उसमें कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो ज़हरा, थैंक यू सो मच, आप आई हैं हमारे पास दोबारा। अब वेज इक्वालिटी में ये 71 आउट ऑफ 146 डजंट साउंड सो बैड। कुछ बेहतरी आई है मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है हर साल जो है सर्वे करता है, तो हमारा अब नंबर 145 है, जिसमें 4 चीज़ें देखते हैं। बेसिकली इकनॉमिक देखते हैं सारी चीज़ें कि क्या इंडिकेटर्स हैं उसके, एजुकेशन, आपका हेल्थ और पॉलिटिक्स में कितनी। तो अब पाकिस्तान जो है वो 145 पे है। तो आप कई सालों से देख लें कि आउट ऑफ 146 से 145 में हम सेकंड लास्ट हैं। एग्जैक्टली, सूडान से बस थोड़ा पहले। तो आप देख लें कि ना ये सिचुएशन जो है वो पिछले कई सालों से यही सिचुएशन है कि हम पीछे से एंड पे है, फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं या थर्ड फिफ्थ पोजीशंस में होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि जियो आप लोगों ने इस चीज़ को रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आज इक्वल पे डे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को पता होना इसका, और लोग फिर उसके लिए एक तहरीक बनाएं या अवेयरनेस कि ले उसके बारे में, और बात समझे कि ऐसी कोई चीज़ होती है दुनिया में। क्योंकि अब जो है वो सिर्फ मिनिमम वेज की बात नहीं हो रही है, अब लिविंग वेज की बात हो रही है। यूरोप में आप देख लें कि ड्यू डिलिजेंस लॉ पास हो चुका है। जो यहाँ बल्दिया इफेक्टिव फायर का केस हुआ था, उसके नतीजे में जो हमने केस किया था जर्मनी के अंदर, तो जर्मन ड्यू डिलिजेंस लॉ आ गया है। अब यूरोपियन में जो है, यूरोप पूरे मुल्क में जो उनके कंट्रीज है उसमें ड्यू डिलिजेंस लॉ, और उसमें ड्यू डिलिजेंस लॉ में एक चीज़ मेन है कि लिविंग वेज जो है वो सबको पे की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लिविंग वेज जो हमने निकाला है पूरे साउथ एशिया का, वो 72,000 है, और अभी हम खड़े हैं 72,000 पर मंथ। और अब हम जो हमारी जो मिनिमम वेज है वो 37,000 है। तो इशू ये है कि अभी भी जो डिफरेंस है औरत और मर्द का वेजेस का, खास तौर पे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। और इनफॉर्मल सेक्टर, अब जो फॉर्मल सेक्टर था वो भी इनफॉर्मलाइज हो गया है, मतलब जैसे मीडिया फॉर्मल सेक्टर, लेकिन यहाँ पे भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। फैक्ट्रीज में आप जाएँ तो वहाँ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, और सबसे ज़्यादा हायर जो औरत होती है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में होती है, जिसके नतीजे में उसके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो नेचुरली कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम उसको कि क्या वेज मिलेगी, कितनी वेज मिलेगी, कितनी डिडक्शन होगी, सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर होगी नहीं होगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी हर चीज औरतों को ही डालो ताकि उनको भी सबसे कम। तो ये बहुत इशू ऐसा है कि इसको जो है वो फिल फॉर एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनपेड जो औरत है, क्योंकि घर का काम भी है, बहुत सारा अनपेड है, अगर वो भी आप निकालें तो वो 250% जो है वो औरत अनपेड काम करती है मर्दों से। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन जो है एक मेन इसमें चीज़ है कि आप जब तक लॉ बना लेते हैं, हम जैसे यूरोपियन ड्यू डिलिजेंस लॉ मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के अंदर मिनिमम वेज का एक्ट है हमारे पास, स्किल वर्कर्स का वेज है को हम रिवाइज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो चीज़ें सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो इंस्पेक्शन का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। कंप्लेंट मैकेनिज्म जो है वो बहुत बुरा है पाकिस्तान में, बहुत ही बुरा, कि वर्कर को जस्टिस का पता ही नहीं है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी उनको। कि अगर वो कैसे वर्कर अपनी जब मतलब अपनी नौकरी भी चली जाएगी, अगर रोटी खाने के लाले पड़े होंगे तो कहाँ वो भागेगा, कहाँ ऑम्बड्सपर्सन के पास जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, मतलब यही सारे एग्जैक्टली। तो इसलिए बहुत सारे, जैसे हम जो है अब अवेयरनेस दे रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर नहीं, काम की जगहों पे नहीं, अब जहाँ वो रहते हैं वहाँ हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे हमने होम बेस्ड वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, एग्रीकल्चर वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया, और उनको ये राइट बता रहे हैं कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ऑर्गेनाइज होकर ये चीज़ें मांगनी है, लेनी है इन सारी चीज़ों। आपको क्या रिएक्शन मिलता है जब आप ऑब्वियसली लोगों को सेंसिटाइज ही कर रहे हैं ना कि आपके क्या हकूक हैं, आपको बता रहे हैं हम, अब इतना ओवर द इयर्स लोग भी कंप्लेसेंट ही हो जाते हैं कि भाई नई चीज़ें बदलनी तो हम इसी एनवायरनमेंट में काम करेंगे। बदल रहे हैं, मतलब कोविड के बाद से आप देखें कि जहाँ वेज का इशू आता है लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और वो अपना वेज लेके निकलते हैं, अपना जो बोनस है वो लेके जो है वो वापस जाते हैं। तो इसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं कि एक इशू अभी आया है तो आप खड़े हो गए,
इसको जो है वो कम्प्लीटली हर थ्रू ऑफ द ईयर जो है वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि हमें जो है, क्योंकि हमारे पास GSP प्लस का स्टेटस है, हमारे पास बहुत सारे ग्लोबल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स हैं, अब ड्यू डिलिजेंस तो आ गया है, ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन चीज़ें नीचे तक नहीं पहुँच रही हैं या चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि लेबर मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और लेबर मूवमेंट का जॉइंट स्ट्रगल करना इन सारी चीज़ों पे अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अगेंस्ट, मिनिमम वेज के लिए, नॉट मिनिमम वेज, लिविंग वेज के लिए। प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, किसी भी इवन इदारे में। हमारे यहाँ यूनियंस बनाने की कितनी आज़ादी है फैक्ट्रियों में? बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि हमने जो है वो ILO के कन्वेंशन 2 साइन किए हैं। और क्या ये गैर कानूनी नहीं है किसी भी इदारे में यूनियन बनाने पे पाबंदी लगाना? बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर कानूनी है बिल्कुल, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये जो कंप्लेन मैकेनिज्म का सिस्टम है या इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ कोई करता है, कोई भी एम्प्लॉयर करता है, फैक्ट्री के अंदर है या कहीं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, तो कोई जो होती है पनिशमेंट या फाइन, वो उसका सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। हम बाहर के मुल्कों में आप देख लें, न्यूजीलैंड, आइलैंड देख लें, उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर्ली सिस्टम बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत आगे है वो। तो वो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसको करने के लिए विलिंगनेस होनी चाहिए, पॉलिटिकल विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई दबाव आ जाए और फिर आप जो है ना वो सारी चीज़ें। एक पर्सनल सवाल, इतने सालों से आप ये काम कर रही हैं, जल्दी से ये बता दें कि ये जब आपको पता है कि उस तरह चेंज नहीं आ रहा जिस तरह आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो जाता? बाज़ औक़ात फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन कुछ कामयाब स्ट्रगल्स भी है ना हमारे पास। मतलब मीन्स कि जैसे कोविड के दौरान खास तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ लोगों को उनके ड्यूज सारे मिले, लेकिन वो वक्त भी बहुत डिफरेंट था थोड़ा सा। नहीं, लेकिन अभी की भी आप ले लें, मिसाल देख लें कि एक मैं फैक्ट्री का नाम नहीं लूँगी कि यहाँ पे 1 साल पहले जो है वर्कर्स को निकाला गया था, 250 के करीब वर्कर्स को एक साथ निकाल दिया गया था। उसकी स्ट्रगल हमने की, उसके नतीजे में अब 1 साल के बाद सब मिल रहे हैं जो पहले पेमेंट नहीं हुई। चलिए, जबरदस्त, दैट इज वेरी गुड ज़हरा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चीज़ें देख के दिल दुखता है, वहाँ कुछ इनकरेजिंग बातें भी सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया। इंटेलिजेंस का लॉ है, आप देख लें जी। ज़हरा खान साहिबा, थैंक यू सो मच।